ये कहानी किसी एक पार्टी या नेता या सिर्फ एक मामले की नहीं है। ये कहानी उस सिस्टम की है जो सत्ता के सामने झुक जाता है। ये नए भारत की वो तस्वीर है जहां पोस्टर लेकर बैठी एक पीड़िता देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन जाती है, लेकिन बलात्कारी सत्ता के लिए संस्कारी कहलाते हैं। जहां अदालतें कागजों में न्याय देती है, लेकिन जमीन पर ताकतवर लोगों को जमानत, पैरोल और सम्मान मिलता है। जहां नारी शक्ति के नारे मंचों पर गूंजते हैं, लेकिन नारी सुरक्षित नहीं है। बढ़ती इकोनॉमी की लाभार्थी हमारी नारी है। महिलाओं को सशक्त करने के लिए योजनाएं बनाई, अभियान चलाए। गांव में मुझे एक बहन मिली, वो कहती मुझे अब तो गांव वाले पायलट कह करके बुलाते। लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया कि मेरे नारी शक्ति का सामर्थ्य देखिए। शर्म की बात यह है कि अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और सबसे खतरनाक बात यह है कि उन्हें बचाने वाले खुद को धर्म, संस्कृति और राष्ट्रवाद का ठेकेदार कहते हैं। जब किसी बलात्कारी बाबा को गलत नहीं कहा जाता, जब रेप के दोषियों की आरती उतारी जाती है, जब दलित की लाश आधी रात में जला दी जाती है और जब सत्ता चुप रहती है, तो सवाल अपराधियों से बड़ा हो जाता है। और सवाल ये बन जाता है कि क्या यही वो हिंदू राष्ट्र है जिसका सपना दिखाया जा रहा है। हमारी बच्ची बेकसूर मारी हमने। जो कोर्ट ने फैसला किया है तो उसमें हमें कीमत ठीक किया है, लेकिन हमारे हिसाब से इंसाफ नहीं मिला है, क्योंकि जो बच्चों के मर्डर और रेप में इन्वॉल्व थे उनको कम से कम एक को तो फांसी होनी चाहिए। ये दृश्य किसी दुश्मन देश का नहीं है या किसी तानाशाही शासन का भी नहीं है। ये मोदी जी के नए भारत की राजधानी का दृश्य है। ये एक पीड़िता, उसकी माँ और एक कार्यकर्ता है जो उनके ऊपर हुए अन्याय के खिलाफ हाथ में पोस्टर्स लिए सरकार से न्याय की भीख मांग रही है। और सिस्टम उन्हें ऐसे घसीट रहा है जैसे उन्होंने कोई बम रख दिया हो। ये सरकार बार बार कहती है कि भारत मजबूत हो गया है, विश्व गुरु बन गया है, लेकिन अगर 3 पोस्टर्स देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं, तो सवाल सरकार की ताकत पर नहीं, उसकी नीयत पर उठता है। पहले शॉर्ट में कॉन्टेक्स्ट समझो। जून 2017 उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक 17 वर्षीय लड़की के साथ भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने दुष्कर्म किया। फिर सेंगर ने पीड़िता के पिता की हत्या करवाई और इसके बाद जुलाई 2019 में जब इस मामले की सुनवाई शुरू हुई, तब सेंगर ने पीड़िता को मारने के लिए एकदम फिल्मी स्टाइल में उनकी कार को एक ट्रक से टक्कर मरवाई। इस घटना में पीड़िता और उनके वकील किसी तरह बच गए, लेकिन उनके 2 रिश्तेदारों की जान चली गई। जिसके बाद 2019 में कुलदीप सिंह सेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंगर की सजा निलंबित की है। शायद कहीं ना कहीं हमारी न्याय व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था जनता को एक संदेश देना चाहती है कि अगर आप सत्ता में बैठे लोगों से अच्छी तरह से जुड़े हो, अगर आपके पॉलिटिकल कनेक्शंस अच्छे हैं, तो चाहे आप कितना भी सीरियस क्राइम करो, अदालत आपको रिहा कर देगी या जमानत तो दे ही देगी और आप किसी तरह बाहर आ ही जाएंगे, चाहे हमारे देश की इमेज के लिए ये कितना भी बुरा क्यों ना हो। ये सिर्फ सेंगर का मामला नहीं है या किसी पूर्व विधायक का या किसी पॉलिटिकल पार्टी का। ये हमारे इंडिया की इमेज और महिला सुरक्षा का मामला है। आज महिला सुरक्षा को लेकर भारत का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। देखो, जब कोई फॉरेनर विमेन सेफ्टी को लेकर हमसे सवाल करती है, तो हमारे ईगो पर ठेस लगती है, सिस्टम आग बबूला हो जाता है। लेकिन एक्चुअली इंडिया में वुमेन्स कितनी सेफ है, ये पूरी दुनिया को पता चल रहा है। आज सिस्टम रेपिस्ट की आरती उतारता है, उन्हें माला पहनाता है, उनकी गिरफ्तारियां रोकने के लिए प्रोटेस्ट करता है। सोचो, इस हद तक हमारे देश में महिलाएं सुरक्षित है। यकीन नहीं होता ना। आपको बिल्किस बानो मामला याद है? 2002 में 21 वर्षीय बिल्किस बानो का सामूहिक बलात्कार हुआ और उनके 7 फैमिली मेंबर्स को मार दिया गया। इस मामले में 11 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, लेकिन 2022 में गुजरात बीजेपी सरकार ने उन दोषियों को समय से पहले ही रिहा कर दिया। लेकिन शर्म की बात यह है कि इस पर बीजेपी एमएलए CK राहुल ने एक बयान दिया कि जिन्होंने बिल्किस बानो का रेप किया वो संस्कारी ब्राह्मण है। कि जो कोई एक्टिविटी है वो बहुत अच्छी थी, ब्राह्मण लोग थे और वैसे भी ब्राह्मण के जो कुछ है
उसके संस्कार भी बड़ा अच्छा था। जब इन संस्कारी ब्राह्मण दोषियों की रिहाई पर माला चढ़ाई जाती है, आरती उतारी जाती है और मिठाइयाँ बांटी जाती है, तो ये सिर्फ एक महिला का अपमान नहीं होता, ये पूरे न्याय तंत्र की हत्या होती है। और जब एक विधायक कहता है कि बलात्कारी संस्कारी हिंदू थे, तो साफ हो जाता है कि यहाँ अपराध नहीं देखा जा रहा, यहाँ जाति और सत्ता देखी जा रही है। और अगर यही संस्कार है तो इस देश को असंस्कारी रहने देना ही बेहतर था। ये सिर्फ एक मामला नहीं है जिसमें बीजेपी ने इंसानियत को शर्मसार किया हो। 2018 जम्मू कश्मीर कठुआ में 8 वर्षीय आसिफा का मंदिर में सामूहिक बलात्कार हुआ और उस मासूम बच्ची की हत्या कर दी गई। लेकिन शर्म की बात यह है कि भाजपा मंत्रियों ने आरोपियों के समर्थन में रैली निकाली थी। मणिपुर में 2 लड़कियों के कपड़े उतारकर उनसे रास्तों पर परेड करवाया गया और ऐसी सैकड़ों घटनाएं मणिपुर में हुई। जब 8 साल की बच्ची के बलात्कार पर मंत्री रैली निकालते हैं और मणिपुर में औरतों को घुमाया जाता है और प्रधानमंत्री सालों तक चुप रहते हैं, तो ये चुप्पी संयोग नहीं होती, ये राजनीतिक सुविधा होती है। ये चुप्पी बताती है कि महिलाओं की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता नहीं, सिर्फ भाषण का हिस्सा है। 2022 उत्तराखंड ऋषिकेश में बीजेपी नेता विनोद आर्या का बेटा पुलकित आर्या ने अंकिता भंडारी के ऊपर अनैतिक संबंध बनाने के लिए दबाव डाला और जब उसने इनकार किया तो उसकी हत्या कर दी गई। अब ये मामला फिर से सुर्खियों में आया है क्योंकि एक्ट्रेस उर्मिला सनावर ने इस मामले से जुड़ा एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने कई बीजेपी नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें भाजपा नेता दुष्यंत कुमार गौतम का भी नाम शामिल है। प्रज्वल रेवन्ना ने 50 से अधिक महिलाओं का वीडियो बनाकर शोषण किया और 2900 से अधिक ज्यादा अश्लील वीडियो बनाए, लेकिन इसके साथ प्रधानमंत्री मोदी उसका प्रचार करते नजर आते हैं। बीजेपी एमपी और रेसलिंग चीफ रह चुके ब्रजभूषण शरण सिंह पर रेसलर्स के सेक्सुअल असॉल्ट एंड हरासमेंट के गंभीर आरोप लगे थे। इसके खिलाफ विनीश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया जैसे रेसलर्स ने प्रोटेस्ट भी किया था, लेकिन मई 2025 में ब्रजभूषण सिंह को इस मामले में बरी कर दिया है। मनोहर लाल धाकड़, हाँ वही हाईवे वाले नेता जिन्हें हाईवे पर अश्लील काम करते हुए अरेस्ट किया था, आज वो भी बेल पर बाहर है। गुरमीत राम रहीम जो बलात्कार और हत्या के मामले में सजा काट रहे हैं, वो हाल ही में 40 दिन की पैरोल पर बाहर है और आए दिन पैरोल पर बाहर आते रहते हैं। और क्यों ना आए, क्योंकि उन्हें बीजेपी से प्रोटेक्शन जो मिला था। आसाराम बापू जो रेप केस में सजा काट रहे हैं, वो ज्यादातर बाहर ही रहते हैं और अक्टूबर 2025 में राजस्थान उच्च न्यायालय ने आसाराम को इलाज कराने के लिए 6 महीने की जमानत दे दी। अब यहाँ बताने की जरूरत नहीं है कि पीएम मोदी भी उनके भक्त रह चुके हैं। वासुदेवाय इष्ट देवाय भक्ति देवाय भक्ति देवाय। आज हिंदू राष्ट्र बनाने के सबसे बड़े दावेदार जो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कथा वाचन और पैदल यात्रा करते हैं, जब उस धीरेन्द्र शास्त्री को आसाराम के बारे में पूछा गया तो इसका जवाब ये था। आसाराम बापू उनको भी मिले नहीं है, पर वीडियो पर ही देखा है। क्या कहेंगे उनके बारे में? भगवान की सब अपनी जगह सब ठीक है। आपको पता है कितने गंभीर आरोप है उनके ऊपर? बिल्कुल आरोप है। तो कुछ कहना नहीं चाहेंगे? क्या कहेंगे, सब अपनी जगह, सब लोग अपनी जगह ठीक होते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री साफ बोल रहा है कि बलात्कारी आसाराम अपनी जगह सही है। जब बलात्कारी बाबा बार बार पैरोल पर बाहर आ जाता है, जब रेप के दोषी को गलत नहीं कहा जाता, तो सवाल सिर्फ बाबा पर नहीं उठता, सवाल उन पर उठता है जो उसे मंच देते हैं, जो उसकी भीड़ को वोट बैंक मानते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग अगर ऐसे अपराधियों को सही ठहराते हैं तो ये साफ है कि उनका हिंदू राष्ट्र औरतों के लिए नहीं बना है, ये राष्ट्र आस्था के नाम पर अपराध को माफ करने का लाइसेंस है। बीजेपी शासन में दलितों का हाल तो बद से बदतर है। 2020 यूपी के हाथरस में 4 उच्च जाति के ठाकुर पुरुषों ने एक 19 वर्षीय दलित महिला का सामूहिक बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी और यूपी पुलिस ने पीड़िता के परिवार को बिना बताए आधी रात में पीड़िता का अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन अब उनमें से 3 आरोपियों को रिहा कर दिया है। ये आर्टिकल देखिए। हाथरस में पीड़िता की फैमिली आज भी न्याय के लिए इंतजार कर रही है, क्योंकि आज भी दलित समुदाय की कार्यवाही धीमी गति से होती है।
इस मामले में पहले पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया। फिर पीड़िता के शव को रात के 2:30 बजे बिना उसके परिवार के सहमति के जलाया गया। आज पीड़िता के माता पिता के लिए उनका ही घर जेल बन गया है, क्योंकि 250 घरों के उस बुलगड़ी गांव में सिर्फ 4 दलित घर है और उन पर सामाजिक बहिष्कार किया गया है। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि वो दलित है। ये कोई कानून व्यवस्था की नाकामी नहीं है, ये जातिवादी सत्ता की सच्चाई है। और यही पूछा जाना चाहिए, क्या यही वो हिंदू राष्ट्र है जहाँ कुछ लोगों का धर्म बाकियों की इंसानियत से ऊपर है? देखो, इसमें कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है। बिहार चुनाव में सुनील कुमार पिंटू के अश्लील वीडियो वायरल होने के बावजूद भी बीजेपी ने उसे विधानसभा का टिकट दिया और मजे की बात यह है कि वो जीत भी गया और वो आज एमएलए बनकर सत्ता में बैठा है। इसे जिताने वाले कौन लोग हैं? जाहिर सी बात है, आम नागरिक ही होंगे। इसमें पुरुष होंगे, महिलाएं होंगी, लड़कियां होंगी। तो जब हमने ही ऐसे लोगों को चुनकर सत्ता में बिठाया है तो आप इनसे जस्टिस की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? आज बहुत से लोग वुमेन सेफ्टी के लिए रूलिंग पार्टी और सिस्टम को दोष दे रहे हैं, लेकिन जितना दोष सिस्टम में बैठे नेताओं का है उतना ही दोष हम वोटर्स या नागरिकों का भी है, क्योंकि आज हमने खुद ऐसे लोगों को चुनकर सत्ता में बिठाया है जिनमें 47% यानी 302 मिनिस्टर्स पर क्रिमिनल केसेस दर्ज है। उनमें भी 174 मिनिस्टर्स ऐसे हैं जिन पर मर्डर, किडनैपिंग, अटेम्प्ट टू मर्डर एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन्स जैसे सीरियस क्रिमिनल केसेस दर्ज है। आज लोग सिस्टम को कोसते हैं, सरकार को दोष देते हैं, लेकिन सबसे असहज सच्चाई ये है कि ये सिस्टम हमारे वोट से बना है। जब हम अपराधियों को चुनते हैं तो हमें अपने फैसले पर सवाल उठाना चाहिए, क्योंकि जो सरकार बलात्कारियों को बचाती है वो अचानक बदल नहीं जाती, उसे चुना जाता है और बार बार चुना जाता है।